एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मैच अब कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला है। भारतीय साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि भारत इस टाइम फेवरेट है। वो तो पाकिस्तान को 10% मैच जीतने का भी चांस नहीं दे रहे, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान टीम की हालिया कारकर्दगी एंड बैलेंस को देखते हुए कह रहे हैं कि इंडिया ही ये मैच जीतने के लिए फेवरेट है। सवाल ये है कि इंडिया क्या विराट कोहली के बगैर पाकिस्तान को कोई बड़ा मैच, प्रेशर मैच हरा सकता है? और कुछ सवालात ये हैं कि पाकिस्तान भी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह के बगैर कैसी परफॉर्मेंसेस देगा? क्या इंडिया की बैटिंग इस दफ़ा फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक्सपोज हो सकती है, या पाकिस्तान की बॉलिंग इस दफ़ा इतनी मजबूत नहीं है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रन्स एंड विकेट्स, वेयर एवरी रन काउंट्स एंड एवरी विकेट मैटर्स। कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान और भारत का मैच शुरू होने जा रहा है, जो एशिया कप का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा। अब मैच शुरू होने से पहले काफ़ी, जैसे हमेशा पाक भारत मैच शुरू होने से पहले बातें होती हैं कि भारत फेवरेट है या पाकिस्तान। हमेशा यही कहा जाता है कि भारत ऑन द पेपर ज़्यादा मजबूत टीम है रिसेंटली, लेकिन पाकिस्तान भी लेटली अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। अब सवाल ये है कि इन कंडीशंस में मैच हो रहा है, पिच कैसी होगी, दोनों टीमों को क्या 11 खिलानी चाहिए, दोनों टीमों की क्या वीक पॉइंट्स हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी लाइनअप की, कि पाकिस्तान को किस लाइनअप के साथ जाना चाहिए, पाकिस्तान की क्या वीकनेस है और पाकिस्तान के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेटली देखा जाए जब से सलमान अली आगा ने एंड माइक हैसन ने इस टीम की रेंज को संभाला है, तो उन्होंने एक मॉडर्न क्रिकेट एंड एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ गए हैं, जिसमें काफ़ी सीनियर प्लेयर्स इस टीम में शामिल नहीं हैं, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह एंड शादाब खान जैसे बड़े नाम इस दफ़ा पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं होंगे। एक नई टीम को तश्कील दिया गया है जो कि काफ़ी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स से मुश्तमिल है, और उसमें कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं जैसे फ़खर जमान, शहनशाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। क्या पाकिस्तान इस दफ़ा इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, एंड कौन से की प्लेयर्स होंगे जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं? अब मैं पाकिस्तान जो लास्ट मैच खेला है उसमें पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की बॉलिंग से बात करते हैं। इंडिया की इस एशिया कप में, इवन अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया T20 की नंबर 1 टीम है, और उस नंबर 1 टीम की वजह यह है कि इंडिया की काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। आप स्टार्ट करें अभिषेक शर्मा से, फिर संजू सैमसन, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जो नाम लें इंडिया की बैटिंग की मजबूती दिखाता है। इस मैच में अगर पाकिस्तान इंडिया को पकड़ सकता है तो वो सिर्फ एक ही तरीके से, वो है पाकिस्तान की बॉलिंग। पाकिस्तान को किस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना चाहिए, पिच को मद्देनजर देखते हुए और इंडिया की बैटिंग लाइनअप को मद्देनजर देखते हुए? लेटली 2021 में वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान ने जो इंडिया को मैच हराया था, वो भी अप फ्रंट शहनशाह अफरीदी ने रोहित शर्मा एंड KL राहुल की विकेट्स ली। उसके बाद हसन अली ने सूर्या कुमार यादव को आउट किया, तो इंडिया की टीम उसके बाद संभल ही नहीं पाई। न्यूयॉर्क के मैच में भी पाकिस्तान करीब अपनी बॉलिंग की वजह से आया, मेलबर्न के T20 वर्ल्ड कप के भी मैच में पाकिस्तान करीब अपनी बॉलिंग की वजह से आया। सो पाकिस्तान को इस मैच में भी अपनी तगड़ी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। अब इंडिया का वीक लिंक क्या है? इन केस अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करता है तो पाकिस्तान को अप फ्रंट 2 से 3 विकेट्स लेनी पड़ेंगी, और सारी उम्मीदों का मरकज़ होंगे शहनशाह अफरीदी के वो न्यू बॉल से पहले ओवर्स में, अपने पहले स्पेल में इंडियन ओपनर्स को, इंडियन टॉप ऑर्डर को कैसे डिसमेंटल करते हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान लेटली जिस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है उसमें 3 स्पिनर, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम एंड मोहम्मद नवाज। उसके अलावा पाकिस्तान सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ लास्ट मैच एंड ट्राई सीरीज का फाइनल खेला, शहनशाह अफरीदी एंड ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ। अब इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप को देखें तो उसमें हमारा सबसे बड़ा वीक लिंक जो हो सकता है वो होगा फ़हीम अशरफ। मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी यही कहा कि कैप्टन सलमान अली आगा फ़हीम अशरफ को कहाँ कहाँ छुपाएंगे। सो टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने पूरे 2 फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ खिलाएं, एंड 3 स्पिनर्स अबरार अहमद, सुफियान मुकीम एंड मोहम्मद नवाज को खिलाएं। अब सवाल ये है कि अगर पिच दुबई में आपको फ्रेश पिच मिलता है
अनयूज पिच मिलता है, देन आप अपने थर्ड सीमर की तरफ जा सकते हैं, जो कि हसन अली या वसीम जूनियर हो सकते हैं। देन आप अबरार अहमद की जगह उनको खिला सकते हैं। इफ़ अगर यही पिच है तो आपके 3 स्पिनर होने चाहिए, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम एंड मोहम्मद नवाज, उसके अलावा शाहीन शाफरीदी एंड हारिस रऊफ। हारिस रऊफ पे मैं ज़्यादा एनएसआर करने का क्यों कह रहा हूँ, इंडिया की इस लाइनअप में, इंडिया के T20 लाइनअप में सबसे बड़े बैटर कौन है? उनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव। अब सूर्या कुमार यादव का मेलबर्न में मैच देखें, 2022 वर्ल्ड T20 का मैच, वो हारिस रऊफ पे आउट हुए। आप न्यूयॉर्क वाला मैच देखें, सूर्या कुमार यादव हारिस रऊफ पे आउट हुए। उसके अलावा आप एशिया कप 2022 का एक मैच लेंगे तो सूर्या कुमार यादव नसीम शाह पे आउट हुए। इट क्लियरली शोज के एक अच्छा सैंपल साइज है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स सूर्या कुमार यादव को डिस्टर्ब करते हैं। उसके अलावा शुभमन गिल, जो उनके इस टीम में एक सीनियर प्रो या वाइस कैप्टन की हैसियत से हैं, उन्होंने भी T20 मैचेस में पाकिस्तानी बॉलर्स को इतना ज़्यादा फेस नहीं किया। उसके अलावा अभिषेक शर्मा भी पाकिस्तान को नहीं खेले, न कि संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा पाकिस्तान को खेले हैं। सो ये इंडिया का भी एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, काफ़ी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, बट पाकिस्तानी बॉलिंग अगर पूरी खेलती है तो ये एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। सो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी उनकी फास्ट बॉलिंग। अगर अपफ्रंट शाहीन शाह अफरीदी आपको 2-3 विकेट्स लेके देते हैं एंड मिडिल एंड डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ आपके लिए काफ़ी अटैकिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अब इसकी एक और वजह है, आप मेलबर्न में जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की ऊपर से बैटिंग स्ट्रगल करते हुए कोलैप्स हो गया था, उसके बाद इनिंग को संभाला किसने एंड मैच किसने निकाला इंडिया के? वो थे विराट कोहली। उसके अलावा आप 2016 का T20 वर्ल्ड कप देखें, कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान में अपफ्रंट विकेट्स गिरी, मोहम्मद आमिर ने अच्छा स्पेल किया, मैच किसने बचाया? विराट कोहली ने। आप 2014 का T20 वर्ल्ड कप देखें, मैच किसने बचाया? विराट कोहली ने। आप 2016 का एशिया कप के मैच देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट, अपफ्रंट आमिर ने 8 रन पे 3 आउट कर दिए, मैच किसने बचाया? विराट कोहली ने। अब विराट कोहली के बगैर क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर को सस्टेन कर पाएगा? इसका जवाब तो अब मैच में ही मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को भी जो उनकी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग, उसके साथ जाना चाहिए एंड ऑल आउट अटैक करना चाहिए इंडिया की इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप को। इनएक्सपीरियंस का मतलब कभी भी नहीं है कि बैटिंग बुरी है। इंडिया की इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। सो पाकिस्तान को भी ये आधा तीतर आधा बटेर और रेलू कट्टों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी पूरी बॉलिंग खिलानी चाहिए, जिसमें 2 फास्ट बॉलर एंड 3 प्रॉपर स्पिनर्स एंड साइम अयूब कैन बी योर 6th बॉलिंग ऑप्शन। उसके अलावा हम आते हैं अब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे। पाकिस्तान की बैटिंग पे हम बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग अगर हम ट्राई सीरीज से देखें, पाकिस्तान शारजा में खेला एंड ओमान के खिलाफ भी पाकिस्तान की बैटिंग ऑलमोस्ट स्ट्रगल करती नजर आई है। अब शारजा में तो देखें विकेट्स थोड़ी फंस के बॉल आता है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग मतलब कोई इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं लग रही। कोई एक आपको बैट्समैन, कभी मोहम्मद नवाज कभी फ़खर जमान सहारा दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं कर रही जिस तरह से कोई भी बड़ा मैच जीतने के लिए बैटिंग क्लिक करे। अब पाकिस्तान की बैटिंग भी ऑलमोस्ट, अब जो भी ट्रायल्स होने थे वो तो हो चुके। अब आपको ऑलमोस्ट आपके टॉप 7 प्लेयर्स सेटल्ड हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब हैं ओपनर्स। उसके बाद मोहम्मद हारिस एंड फ़खर जमान, देन कैप्टन सलमान अली आगा, हसन नवाज एंड नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज। अब आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? अब इनिशियली साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान ओपनिंग के लिए जाएं। अगर साइम अयूब आउट होते हैं तो लेफ्ट हैंडर अंदर आने चाहिए फ़खर जमान। अगर साहिबजादा फरहान की विकेट गिरती है देन आप मोहम्मद हारिस को 1 डाउन भेजें। ये मिक्स एंड मैच करके चलेंगे तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट हैंडर होंगे एंड दूसरी तरफ राइट हैंडर, तो बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ डिस्टर्ब होती है। एंड दूसरी बात, हसन नवाज को गुज़िश्ता 1-2 मैचेस में देखा गया है कि नंबर 6 तक डिमोट किया गया है। हसन नवाज आपके अटैकिंग एंड एग्रेसिव बैटर हैं मिडिल ऑर्डर में, तो उनको नंबर 4 या 5 पे ही आना चाहिए। अब इस मैच में फ़खर जमान से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि वो हमेशा किसी बड़े मैच में क्लिक करते हैं, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है
एंड वो बड़े मैच में हमेशा क्लिक करते आए हैं। हसन नवाज से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान पे भी एक अच्छी खासी जिम्मेदारी है कि वो पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट दें। सो ये पाकिस्तान को अब अपने लाइनअप को फाइनल कर लेना चाहिए। इस बड़े मैच में उनको फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके हारिस रऊफ़ को इंक्लूड करना चाहिए। ये एक चेंज बनता है पाकिस्तान का। उसके बाद हम आते हैं टॉस पे कि टॉस जीतकर दोनों कैप्टन को, अगर जो भी कैप्टन टॉस जीता है उसको क्या करना चाहिए। अब दुबई क्रिकेट स्टेडियम की हम बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट 33 T20 मैचेस हुए हैं उसमें से 30 टाइम्स जो कैप्टन्स ने टॉस जीते हैं उन्होंने बॉलिंग की है। अब इसकी मेन रीज़न ये है कि अगर पिच फ्रेश होता है तो अर्ली ऑन पहले 2 से 3 ओवर्स में फास्ट बॉलर को अच्छी लेटरल मूवमेंट मिलती है न्यू बॉल पे और बॉल अच्छा सीम एंड स्विंग होता है। जैसे आपने 2021 के T20 वर्ल्ड कप के मैच में देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने इनिशियल बर्स्ट में कैसे इंडिया के बैटिंग टॉप ऑर्डर को एक्सपोज किया था। और दूसरी रीज़न ये कि सेकंड बैटिंग में अंडर द लाइट्स दुबई में चेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। उसकी एक रीज़न ये है कि बैट पे बॉल भी अच्छा आ रहा होता है एंड ड्यू फैक्टर का भी एक असर होता है कि काफ़ी दफ़ा जब सेकंड बैटिंग में रात को देर से दुबई में ड्यू गिरती है, इसकी वजह से स्पिनर्स को, बिलखुसूस स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करने में काफ़ी मसला आता है। इसलिए जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा तो वो बॉलिंग की तरफ ही जाएगा। इफ़ पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा टॉस जीतते हैं तो आई थिंक दे शुड बॉल फर्स्ट और एक एक चेजेबल टोटल तक उनको पकड़ें। जो 150-155 तक अगर आपने इंडिया को पकड़ दिया तो आप अच्छा स्कोर ये चेज कर सकते हैं। और दुबई पे आपको जो मैटर करेगा, आप ऑलमोस्ट 40 से 50 रन के बीच का पावर प्ले खेलें, ज़्यादा आप कोई इंटेंट के चक्कर में बल्ला न घुमाएं और उसके बाद आप मिडिल ओवर्स में सेंसिबल बैटिंग करें। अब इंडिया की टीम मैनेजमेंट ने इस पर वर्किंग की होगी कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो 7 to 14 ओवर्स में काफ़ी स्ट्रगल करती है। आप लेटली देखें, कभी पाकिस्तान 7 to 14 ओवर्स में, लास्ट मैच में पाकिस्तान ने 57 बनाया, उससे पहले पाकिस्तान ने 45 बनाया, उससे पहले 42, कभी 40। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो रन रेट है वो 5.25 से लेकर 7 के दरमियान का है। हाईएस्ट 7 है एंड लोएस्ट 5.25 है। तो ऑलमोस्ट 6 का रन रेट पाकिस्तान का मिडिल ओवर्स में एवरेज रन रेट है, उसमें पाकिस्तान 4 से 5 विकेट्स भी थ्रो कर रहा है। सो इंडिया इस पर काफ़ी वर्किंग करके आएगा। सो पाकिस्तान को मिडिल ओवर्स में काफ़ी अच्छी बैटिंग करनी है। अब आते हैं हम इंडिया पे कि इंडिया इस मैच में, इंडिया की क्या वीकनेस है एंड क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब इंडिया की बैटिंग हो या इंडिया की बॉलिंग हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। इंडिया के स्पिनर्स इस टाइम T20 क्रिकेट में सबसे कामयाब एंड सबसे अच्छे स्पिनर्स अगर किसी टीम के हैं तो वो इंडिया के ही हैं। चाहे वो कुलदीप यादव हों, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हों, चाहे वो अक्षर पटेल हों। उसके अलावा उनकी फास्ट बॉलिंग में द वन एंड ओनली द ग्रेट जसप्रीत बुमराह हैं। अब लास्ट मैच में जो इंडिया ने अपना एशिया कप का पहला मैच यूएई के अगेंस्ट खेला है, उसमें यह देखा गया कि इंडिया ने सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ गए, जसप्रीत बुमराह, एंड उनके साथ न्यू बॉल शेयर किया हार्दिक पांड्या ने, और 3 स्पिनर अपने पूरे खिलाए। अब इंडिया भी वही गलती कर रहा है, अपनी बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में अपनी एक बॉलर कम खेल रहे हैं। अब पाकिस्तान भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स पे इनिशियली स्ट्रगल करता है। आई थिंक शिवम दुबे को ड्रॉप करके इस लाइनअप में अर्शदीप सिंह को आप खिलाएं, क्योंकि आपकी नंबर 7 तक तो ऑलरेडी अक्षर पटेल तक बैटिंग है। उसके बाद आज जैसे प्रैक्टिस सेशन में दुबई स्टेडियम में देखा गया कि अर्शदीप सिंह भी काफ़ी 6 मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छी खासी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आई थिंक इंडिया के कैंप में भी ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने अपनी पूरी बॉलिंग खिलानी है। सो शिवम दुबे की जगह अर्शदीप सिंह को इंक्लूड किया जाए तो आपके पास 2 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर एंड थर्ड आपके पास सीमर एज हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। अब आप बैटिंग, अब आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड के माइंडसेट को अगर देखें तो वो ये करते हैं कि हम अपना बॉलर तो पूरा खिलाएंगे, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके तो उनकी बैटिंग पे वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मिचेल स्टार्क लेटर ऑन कभी इनिंग्स में आके 6 मार लेते हैं, इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर मार लेते हैं।
न्यूजीलैंड की तरफ से ये काम टीम सऊदी करते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान का क्या मसला है, वो कहते हैं हमें पूरा बैट्समैन चाहिए जो कभी कभी बॉलिंग भी कर सके। जैसे पाकिस्तान की जिद है फ़हीम अशरफ को खिलाने की, और इंडिया का भी ये लेटली काफ़ी अरसे से इंडिया ने ये गलती की है कि अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए वो अपनी बॉलिंग एक बॉलर शॉर्ट खिलाते हैं। सो इंडिया को अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहिए और अपनी पूरी बॉलिंग खिलानी चाहिए। उसके अलावा इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में भी काफ़ी मसला नज़र आ रहा है। अब जो इंडिया ने यूएई के साथ मैच खेला तो इंडिया को टारगेट ही 57 रन का मिला। अब उसमें इंडिया की बैटिंग इतनी टेस्ट नहीं हुई, इंडिया की बैटिंग को इतने ओवर्स नहीं मिले ताकि वो इन कंडीशंस में खुद को देख सकें। अब इंडिया की टीम में शुभमन गिल बतौर नायब कप्तान वापस आए, तो इसकी जगह से पूरा बैटिंग ऑर्डर हिल गया है। वरना तो अगर शुभमन गिल ना हो 11 में तो संजू सैमसन अपनी ओपनिंग की जगह पे आएंगे, तिलक वर्मा वन डाउन आएंगे एंड सूर्या कुमार यादव 4 पे। अब जब शुभमन गिल ओपनिंग पे गए हैं तो संजू सैमसन आ गए हैं नंबर 5 पे, तो ये आपकी बैटिंग लाइनअप को काफ़ी डिस्टर्ब किया है। अब कल ऑब्वियसली शुभमन गिल खेलेंगे, शुभमन गिल एंड अभिषेक करेंगे ओपनिंग। अब ये कि आप अपनी नंबर 3 एंड नंबर 4 को डिस्टर्ब ना करें, वो तिलक वर्मा एंड सूर्या कुमार यादव ही होने चाहिए। 5 पे संजू हैं, 6 पे हार्दिक एंड 7 पे अक्षर पटेल। सो ये आपकी एक अच्छी 11 हो सकती है। अब अगर इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को पकड़ सकें। अब इंडिया की थिंक टैंक को, हर किसी को पता होगा कि पाकिस्तान मिडिल ओवर्स में फंसता है, एंड मिडिल ओवर्स में इंडिया के लिए ये 3 स्पिनर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड अक्षर पटेल, ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक सो डेडली साबित हो सकते हैं। सो इंडिया ने बुमराह से पावर प्ले में 2 ओवर करवा के एंड उसके बाद मिडिल ओवर्स में इन स्पिनर्स को लगा देना है। पाकिस्तान अगर पावर प्ले में अच्छा स्कोर कर भी लेता है तो इंडिया उसे मिडिल ओवर्स में पकड़ने की सलाहियत रखता है। अब ये मैच कौन जीतेगा, ये सारी कन्वर्सेशन के बाद ये लगता है इंडिया की स्ट्रेंथ एंड पाकिस्तान की स्ट्रेंथ एंड दोनों टीम्स की वीकनेस को देखते हुए लगता है कि यह मैच इंडिया की तरफ 70% है एंड पाकिस्तान की तरफ 30%। 70% इंडिया के जीतने के चांसेस हैं एंड 30% पाकिस्तान की। बट क्रिकेट एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है, सो जब तक मैच ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो टीम ऑन द डे अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। अब हम आते हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान और इंडिया ने जो T20 मैचेस खेले हैं उनमें हेड टू हेड दोनों टीमें कितने जीते हैं। टोटल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज तक 12 T20 मैचेस हुए हैं, जिसमें से इंडिया 8 जीता है एंड पाकिस्तान 3 जीता है। एंड एक मैच जो 2007 T20 वर्ल्ड कप का इनॉग्रल मैच था, वो मैच टाई हुआ था, जो आखिर में जो स्टंप्स को हिट करना था, तो इंडिया उस हिसाब से वो मैच जीत गया था। तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ये है कि इंडिया 8 मैचेस जीता है एंड पाकिस्तान 3। सो इंडिया वे अहेड है रिकॉर्ड्स में। अब लास्ट मैचेस की बात करें, लास्ट 4 से 5 मैचेस की जो T20 मैचेस इंडिया के दरमियान हुए, पाकिस्तान ने 2021 में दुबई में इंडिया के खिलाफ 10 विकेट से मैच जीता। उसके बाद एशिया कप में 2022 के एशिया कप में 2 मैचेस हुए। पहला मैच पाकिस्तान ने जीता एंड पहला मैच इंडिया ने जीता एंड दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता, जिसमें मोहम्मद नवाज़ ने फिनोमिनल बैटिंग की थी। सो मोहम्मद नवाज़ को भी ये याद होगा कि वो एक दफ़ा फिर उस परफॉर्मेंस को दोबारा दोहराएं। उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में क्या वो समझें कि मैच ऑफ द लाइफ होता है विराट कोहली के लिए, क्या मैच वो पाकिस्तान से खींच के गए थे। सो उसके बाद 2024 का न्यूयॉर्क वाला मैच वो भी इंडिया जीता है। सो लेटली पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो पाकिस्तान को इस दफ़ा प्रेशर पे काबू पाके फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना होगा। इसके अलावा हम ये देखें कि लेटली जिस मैच में इंडिया फंसा है वो मैच इंडिया को विराट कोहली बचाते आए हैं। अब सवाल ये, क्या इस दफ़ा इंडिया विराट कोहली के बगैर ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीत पाएगा या नहीं। ये आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें कि इंडिया के विराट कोहली के बगैर क्या इंडिया ये मैच जीत सकता है। एंड दूसरी बात, हमेशा जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो टिकट्स, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी अभी मार्च में चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था दुबई में, तो 4 मिनट्स में चैम्पियंस ट्रॉफी के जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। उसके अलावा जब न्यूयॉर्क में मैच हुआ
2024 के T20 वर्ल्ड कप में, तो महीनों से पहले ही मतलब ऑलमोस्ट मंथ्स बिफोर के टिकट सोल्ड आउट थे। उससे पहले मेलबर्न में भी ये हुआ, 2021 के दुबई वाले मैच में भी ये हुआ। लेकिन इस दफ़ा ऑलमोस्ट कह रहे हैं 40-50% टिकट्स अभी बचे हुए हैं। इसकी मेन वजह क्या है? आई थिंक जो मुझे लगता है, जो इंडियन क्रिकेट टीम की फैन फॉलोइंग है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे की फैन फॉलोइंग है तो वो पहले नंबर पे विराट कोहली है एंड दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा। एंड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है बाबर आजम की। अब ये 3 प्लेयर्स के ना होने की वजह से काफ़ी फैंस शायद इस मैच की वैसी हाइप नहीं बन रही जैसी माजी में बनती आई है। बट आई थिंक ये भी एक रीज़न है। एंड दूसरी रीज़न ये भी है कि आई थिंक जो सुपर 4 का मैच होगा इंडिया एंड पाकिस्तान का, शायद वो आपको हाउसफुल नज़र आए, क्योंकि अभी जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई पता नहीं कोई ऐसा पैकेज लगाया है कि आपको ओमान वाले मैच के भी टिकट लेने पड़ेंगे एंड इंडिया वाले मैच के भी। सो काफ़ी कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि टिकट्स क्यों सोल्ड नहीं हुई हैं। सो अगर आप इस मैच के बारे में कोई अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच के बाद। सो बेस्ट ऑफ द लक टू द बोथ ऑफ टीम्स।